हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 16 अक्टूबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। But before I start, I just want to say one thing, that in case you find these videos of some real help, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस, ये इनिशिएटिव, ये चैनल किसी भी तरह से आपके किसी फ्रेंड को हेल्प कर सकते हैं, I would request you to please share about the channel with them as well. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हिंदू के आर्टिकल्स। आज पहले हम देखेंगे, फिर इंडियन एक्सप्रेस का। इंडियन एक्सप्रेस में बहुत खास संडे को कुछ आता नहीं है, सो मोर और लेस आज का जो एनालिसिस वीडियो है वो रिवॉल्व करेगा द हिंदू के आर्टिकल्स के आसपास। ओके, तो देखिए पहला आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड्स बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर डिस्चार्जिंग साईं बाबा। तो देखिए हमने कल क्या डिस्कस किया था, इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन में हमने ये देखा था कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने किन ग्राउंड्स पर जीएन साईं बाबा जो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुआ करते थे, किन ग्राउंड्स पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया, यानी कि एक्विटल दिया है। तो हमने देखा था उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा, जब सेशंस कोर्ट यानी कि जो एक डिस्ट्रिक्ट का या फिर फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट होता है, जब क्रिमिनल केसेस जो 7 साल से ऊपर की सजा सुनाते हैं उनके केस में, जब सेशंस कोर्ट ने इन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाई जीएन साईं बाबा और बाकी अक्यूज को इनके साथ के, तो उनका जो सैंक्शन सरकार द्वारा आया वो वैलिड नहीं था। तो देखिए अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताऊं, जो यूएपीए का सेक्शन 45 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 दोनों अगर हम साथ में पढ़ेंगे तो वो ये कहते हैं कि कोई भी कोर्ट चाहे वो एक सेशंस कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कभी भी किसी को यूएपीए के तहत सजा नहीं सुना सकता जब तक ओनली एंड ओनली आफ्टर दैट कोर्ट रिसीव्स अ प्रीवियस सैंक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट कंसर्न। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है या कोई भी अथॉरिटी जो जिन्हें बेसिकली ऑथराइज किया गया है सरकार द्वारा, जब तक वो एक सैंक्शन नहीं दे देते, रिकमेंडेशन नहीं दे देते, अप्रूवल नहीं दे देते कोर्ट को कि जी हाँ बिल्कुल ये हमें लगता है कि कॉन्विक्शन कर दिया जाना चाहिए इन लोगों का, और ये वैलिड तब तक नहीं मानी जाएगी सैंक्शन। देखिए इनके केस में सैंक्शन तो आई थी कोर्ट्स के पास, यानी सेशन कोर्ट ने जब इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाई तो इनको सैंक्शन दी गई थी सरकार द्वारा, लेकिन वो वैलिड नहीं थी। बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है वो वैलिड क्यों नहीं थी, क्योंकि सैंक्शन देने से पहले सरकार की जो एजेंसी है उनको एक इंडिपेंडेंट रिव्यू करवाना पड़ता है एविडेंस का, लेकिन इस केस में एक इंडिपेंडेंट रिव्यू नहीं हुआ था एविडेंस का। क्यों? क्योंकि जो बेसिकली डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है उन्होंने बोला कि जी प्राइमा फेशिया हमें ऐसा लगता है कि जो एविडेंस है वो इनके खिलाफ जाते हैं, मतलब ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन इटसेल्फ वी बिलीव दैट द अक्यूज शुड बी कॉन्विक्टेड, व्हिच इज रॉन्ग। यू शुड एक्चुअली हैव कंडक्टेड सम रिव्यू ऑफ द मैटर। यूजुअली उन्होंने किस पे निर्धारित रहे थे, जो सेशंस कोर्ट ने 2000, अगर हम इन केस का देखें 2013, 14, 17 का जो बेसिकली सीक्वेंस है पूरी सीरीज का, तो उसमें सेशंस कोर्ट ने बेसिकली रिलाई किया था जो मटेरियल इनके आसपास से मिला था, जिस तरह की बुक्स ये पढ़ा करते थे या जिस तरह के ऑडियो वीडियो क्लिप्स इनके कंप्यूटर्स में थे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इन चीज़ों पे, लेकिन उसका इंडिपेंडेंट रिव्यू कंडक्ट नहीं किया था। तो अब देखिए हमने कल डिस्कस किया था कि डेफिनेटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो अपना डिसीजन दे दिया है, लेकिन सरकार इनके अगेंस्ट अपील डालेगी कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनली डिसीजन आ गया है। एक स्पेशल बहुत ज़्यादा हियरिंग कंडक्ट करवाई गई थी जिसमें बेसिकली इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन को, जो डिस्चार्ज करने के लिए जो बेसिकली अप्रूवल दिया था जीएन साईं बाबा का। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के ग्राउंड्स क्या हैं। हमने बॉम्बे हाई कोर्ट के ग्राउंड्स देख लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी तो किसी प्रिंसिपल्स पे, किसी ग्राउंड्स पे अपना ये डिसीजन दिया होगा। ठीक है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के अगर हम जस्टिसेस की बात करें, उनका ये कहना है, देखिए जहां तक टेररिस्ट एक्टिविटीज का सवाल है, क्या कहा गया था कि जीएन साईं बाबा एक अर्बन नक्सल है। यही तो इन पे एलिगेशन है कि इनके लिंक्स किसके साथ है, सीपीआई माओइस्ट जो बैंड टेरर आउटफिट है हमारी कंट्री में। ठीक है, तो जजेस ने ये कहा है, देखिए जहां तक एक टेररिस्ट एक्टिविटी का सवाल है, वहां पे जो ब्रेन है, जो मास्टरमाइंड होता है उस एक्टिविटी के पीछे, वो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। वही है कर्ता धर्ता ऑफ
अ पर्टिकुलर टेररिस्ट एक्टिविटी। ओके, तो देखिए एक और चीज देखिए, स्टेट क्या कहती है, स्टेट का ये एलिगेशन है कि जो जीएन साईं बाबा है, भले ही वो फुट सोल्जर्स ना हो, किसी तरह के टेररिस्ट एक्टिविटी में उनका फिजिकल प्रेजेंस ना देखा गया हो, लेकिन ही वॉज द ब्रेन बिहाइंड दीज एलिजिट माओइस्ट एक्टिविटीज। ओके, अब देखिए एक रिक्वेस्ट डाली गई फिर किसके द्वारा, जो जीएन साईं बाबा के एडवोकेट हैं, उनके लॉयर हैं, उन्होंने ये कहा देखिए जो मेरे क्लाइंट है वो 90% फिजिकली डिसेबल्ड है, आपको पता है ही इज एक्चुअली व्हील चेयर बाउंड एकेडमिशियन। ओके, तो यही इन्होंने कहा कि मेरे जो क्लाइंट है 90% फिजिकली डिसेबल्ड है और काफी रिस्पेक्टेबल लाइफ जी है उन्होंने आज तक एक प्रोफेसर के रूप में दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो इनको हम रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है आप अभी इनको नहीं रिहा करना चाहते, आपने सस्पेंड कर दिया है इनका डिस्चार्ज, लेकिन आप प्लीज इनको हाउस अरेस्ट में रख लें क्योंकि ये इनकी हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ही विल एक्चुअली बी ही विल एक्चुअली रिमेन इन नागपुर सेंट्रल जेल ओनली, क्योंकि देखिए क्या कहा है जो सरकार है, उनका ये कहना है कि इस तरह की जो हाउस अरेस्ट की जो रिक्वेस्ट है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली हम देखते हैं नक्सल्स की तरफ से, स्पेशली अर्बन नक्सल्स की तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता हर कोई ये कहता है कि हाउस अरेस्ट में रहने दो, सरकार का ये कहना है, क्योंकि जो यूएपीए के ऑफेंसेस हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, जो अक्यूज्ड हैं दे हैव टू बी केप्ट confined, no house arrest whatsoever. All right, so let's move on to another article. ओके, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल, आप इसको देखिए अपने सिक्योरिटी के क्वेश्चंस में, अपने GS4 के क्वेश्चंस में बहुत ही एम्पल अमाउंट में यूज कर सकते हैं। कैंप ऑफ डेथ इज नाउ अ लाइफ सेवर। मैं कुछ आपको एडिशनल बातें भी इससे रिलेटेड बताऊंगी। ओके, तो हम देख लेते हैं कि क्या है। अगर हम मणिपुर के साजिक तंपक जगह की बात करें, छोटी सी जगह है, वहां पे काफी रिमोट लोकेशन है ये, वहां पे 2004, देखिए क्यों लिखा है अ चेंज सिंस 2004, क्योंकि 2004 में असल में ऐसा हुआ था कि असम राइफल्स यहाँ पे आए थे, दे अराइव्ड एट दिस पर्टिकुलर रिमोट लोकेशन, ठीक है। तो 2004 से लेके अभी तक इनका ये कहना है कि अगर हम चेंज की बात करें तो कैसा चेंज देखा है साजिद तंपक ने, इन्होंने देखा है फ्रॉम नॉइजी शॉट्स टू साइलेंट शॉट्स। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अगर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दूं तो ये जगह ऐसी हुआ करती है, मणिपुर की ये वाली जगह जहां पे जिस एरिया में आज असम राइफल्स अपना मेडिकल यूनिट आप देख सकते हैं चला रहे हैं, जो इमरजेंसी पर्पसेस के लिए, आई विल टेल यू अ लिटिल इन डिटेल ऑल्सो, सो डू नॉट वरी, ठीक है। तो ये मेडिकल यूनिट आप देख सकते हैं जो असम राइफल्स की यूनिट चला रही है, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि यह सेम जगह है, एग्जैक्टली यहीं पे, ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, यही जगह हुआ करती थी जहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट हुआ करते थे, माओइस्ट एंड ऑल ऑफ दैट, जो बहुत सारे इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट थे, वो इसी जगहों पे खड़े होके फांसी पे चढ़ा दिया करते थे जो उनके अगेंस्ट जाता था। पूरे टाइम गोलियां चलती रहती थी यहाँ पे, ऑटोमेटिक रूट पे वो लगा के छोड़ देते थे, कोई मर रहा है, कुछ हो रहा है। सो द सिचुएशन वाज सच in 2004 until 2004 rather I would say। उसके बाद क्या हुआ, असम राइफल्स फाइनली यहाँ पे आए, they have definitely contributed a lot, they have actually become the life savers for these people। ओके, तो अब वही चीज है, फ्रॉम नॉइसी शॉट्स, यानी कि जो पहले गन बुलेट्स की जो शॉट्स हुआ करती थी, उससे साइलेंट शॉट, यानी कि जो इंजेक्शंस बेसिकली इमरजेंसी पर्पसेस के लिए लगाते हैं, मेडिकल हेल्प। ओके, anyone familiar with Manipur's history of extremism would know noisy shots allude to the burst of bullets from automatic weapons, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि कैसे आप लिख सकते हैं या फिर कैसे और कितनी जगहों पे इस एग्जाम्पल को यूज कर सकते हैं, तो देखिए जहां तक इस पर्टिकुलर एरिया की बात है, जो एक काफी रिमोट लोकेशन है, यहाँ पे जो असम राइफल्स ये मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं लोकल्स को, तो मेडिकल इमरजेंसी जैसे स्नेक बाइट, आपको पता है काफी फॉरेस्टेड रीजन है, जो नॉर्थ ईस्ट है, इट इज अ लॉट ऑफ इट कंप्राइजेज अ लॉट ऑफ फॉरेस्टेड एरिया, ठीक है। 86% है मिजोरम का जैसे एरिया, अगर हम बात करें फॉरेस्ट, तो बहुत सारे स्नेक बाइट्स होते हैं यहाँ पे, या फिर सीजनल इलनेसेस, इसके केसेस में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं जो असम राइफल्स की मेडिकल यूनिट है, ठीक है। तो बहुत सारी इस तरह की चीजें, और एक इतना बड़ा क्लेम मतलब यहाँ के लोग करते हैं, जो अगर हम साजिक तंपक बैटालियन की बात करें तो इनका ये कहना है कि हम मानते हैं कि जो आफ्सपा है, आफ्सपा नहीं है डिजायरेबल, मतलब उसमें क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर्स को
यानी कि आर्मी ऑफिसर्स वगैरह को इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो किसी का भी एनकाउंटर कर सकते हैं अगर उनको कोई भी लगा कि एक डिस्टर्ब्ड एरिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, यानी कि एक्सट्रीमिज्म बेसिकली। ठीक है, तो उनको प्रीवियस सैंक्शन की भी ज़रूरत नहीं होती या वारंट वगैरह इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, एक्ट डिजायरेबल नहीं है, इनका ये कहना है, लेकिन इट इज़ सो नाइस, मतलब यहाँ के लोग ये कहते हैं कि पर फिर भी हम चाहते हैं कि असम राइफल्स हमारी जगह को छोड़ के ना जाएं, एक्ट हटा दे भले ही, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये लोग ना जाएं, क्योंकि दे हैव एक्चुअली स्टेड हियर फॉर आवर सेक एंड वी एक्चुअली लव देम द वे दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड आवर लाइव्स। ओके, तो यू कैन एक्चुअली, जब भी देखिए अगर आप कुछ भी लिखें, आफ्सपा का क्रिटिसिज्म, आप वहाँ पे ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, या फिर अगर कोई क्रिटिसिज्म हो कि आर्मी पर्सनल जो है वो काफ़ी ब्रूटैलिटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो आप लिखेंगे ठीक है कुछ केसेस हैं ऐसे, पर ये भी तो कोई केसेस हैं जो कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कैसे ब्यूटिफाई कर रहे हैं, कैसे दे हैव बिकम लाइफ सेवर्स। ओके, तो एलिफेंट्स डेथ पुट्स फोकस ऑन लो हैंगिंग पावर लाइंस इन असम। देखिए हम बहुत बार पढ़ते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, ओके, बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो विंटर सीजन में स्पेशली देखते हैं हम, लेकिन विंटर सीजन में क्यों हम नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, क्योंकि बहुत सारा फॉरेस्टेशन जो हुआ होता है उसको कट करना शुरू कर देते हैं लोग, जलाने के लिए, बॉन फायर्स के लिए, थोड़ा वार्म रखने के लिए, कभी कभी जो एनिमल्स होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं वार्मथ की सर्च में, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं। लेकिन देखिए ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि एक फिजिकल कॉन्टैक्ट में आए तो दोनों में लड़ाई हो गई, या उसने एनिमल्स ने यूजुअली मार दिया और डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी सारी सोसाइटी में, सिर्फ यही नहीं है, हम भी तो उनको कितनी डिस्टर्बेंस पहुंचा रहे हैं अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के माध्यम से। हमें सब कुछ कनेक्ट करना है, हमें बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बनानी है, हमने तारे लगा देनी है हर जगह, वी डू नॉट इवन थिंक अबाउट इट, तो वो भी तो एक एक्सटेंडेड वर्जन ही है ना ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एटलीस्ट आई डू, मतलब मुझे सच में ऐसा लगता है कि हमें लगता है दिस इज आवर वर्ल्ड, नॉट दैट आई एम अ पीटा volunteer or anything, I'm not associated with anything, but still I believe कि जिस तरह से आप यहाँ पे देखें, अगर इलेक्ट्रोक्यूशन यानी कि जो इलेक्ट्रिक शॉक से किलिंग हो जाती है एनिमल्स की, तो एलिफेंट्स के केसेस में अगर हम बात करें तो कितने सारे केसेस, जब जो लो हैंगिंग वो होती हैं ट्रांजिशन या वायर्स होती हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं जो जिनकी हाइट कम है, जो लटक रही है, ऑब्वियसली जब आप उससे टकराएंगे, कोई एनिमल टकराएगा, तो दैट एनिमल वुड बी किल्ड। तो यही हो रहा है दिहेंग पटकाई नेशनल पार्क में। और राइट, ये आप जानते हैं, एक चीज तो आप ये सब देख सकते हैं ऐसे। देखिए अब बात क्या है, मैं आपको कुछ कुछ चीजें और बताती हूँ। अब क्या है, एक होता है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट पे आप कभी भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट करें, तो इसीलिए आप इस पे मैटर प्रिपेयर करके रखें, ठीक है। तो एक आप उसमें सबसे बड़ा पॉइंट तो ये लिख सकते हैं कि स्पेशली अगर हम एलिफेंट्स की बात करें नॉर्थ ईस्ट में, तो क्या होता है, बहुत बारी हम देखते हैं कि ट्रेन्स के आगे बहुत सारे एनिमल्स कट जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कब ट्रेन आ रही है, इसीलिए क्या होता है, बहुत लाउड सायरन्स बजाने शुरू कर देते हैं। कुछ कुछ गवर्नमेंट वहाँ पे पॉलिसीज ऐसी ले रही हैं ताकि एनिमल्स को पता चल रहा है कि यहाँ से ट्रेन गुजरने वाली है और वो वहाँ पे ट्रैक के पास ना आए। दूसरा वहाँ पे इनिशिएटिव अगर हम देखें, ट्रेन से बचने के लिए क्या लिया गया, फेंसिंग कर दी है, ट्रेन के जो ट्रैक्स हैं उसके आसपास तारे लगा दी हैं, जिससे और तारे लगा दिए और उसके ऊपर बी हाइव्स बना दिए, बहुत सारी मधुमक्खियों से तो ऑटोमेटिकली दूर भागेंगे ना एलिफेंट्स, ताकि वो ट्रेन के ट्रैक्स के पास ना जाए, जिसे हम बी इनिशिएटिव कहते हैं, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये अब आता है इलेक्ट्रिक वायर्स। देखिए ट्रेन वाला जो केस है ना, उसको तो संभालना फिर भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि यू नेवर नो कब ट्रेन गुजर जाए कहाँ से, इतना ज्यादा अभी तक नहीं डेवलपमेंट हुई है कि हम हर चीज पता लगा लें। लेकिन इस चीज को तो हम डेफिनेटली क्योर कर सकते हैं। ये जो लो हैंगिंग वायर्स है, हमें पता है, आप पॉइंट्स देखिए कहाँ कहाँ पे नीचे वायर गिरी हुई है जो बिल्कुल कोई भी एनिमल की हाइट तक मतलब टच हो सकती है, आप उसे आइडेंटिफाई करिए एंड यू वर्क ऑन इट। अब जैसे यहाँ पे 25 पॉइंट आइडेंटिफाई किए गए हैं, तो आप उन वायर्स को ठीक करें, फिक्स देम, ओके। तो ये चीज तो ईजी है। तो कुछ 2-3 पॉइंट ऐसे जरूर आप ऑब्जर्वेंट रहिए कि क्या चीजें हो रही हैं। वही घिसे पिटे पॉइंट जो आप 2-4 कहीं से याद कर लेंगे, इट डजेंट मैटर, मतलब वो चीज फिर तो पता नहीं कितना तो उसमें से याद भी रहता है, कितना नहीं याद रहता है। सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, 6 वेराइटीज ऑफ नीलकुरिंजी आइडेंटिफाइड इन वेस्टर्न घाट्स। अब देखिए हमने अभी बहुत रिसेंटली डिस्कस किया था कि कैसे कर्नाटका में हमने देखा था स्ट्रॉबिलैंथस के फूल जो उगे हैं 12 साल बाद। आपको पता है इनकी जो लाइफ साइकिल है वो 12 साल की होती है।
क्योंकि इनकी पॉलिनेशन को इतना टाइम लग जाता है, 12 साल का समय लगता है कि दोबारा फ्लावर करें। फ्लावरिंग क्या होती है, एक ग्रुप में मैसिव फ्लावरिंग होती है, मास फ्लावरिंग होती है साथ में, ठीक है। 12 साल बाद एक पर्टिकुलर जगह पे दोबारा ये फूल उगेंगे, है ना। तो ये आप देख सकते हैं जैसे हाउ ब्यूटीफुल दे लुक। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे जब भी किसी जगह पे, स्पेशली वेस्टर्न घाट्स में एंडेमिक है। और आपको पता है मोनोकार्पिक है, मोनोकार्पिक इन द सेंस अपनी पूरी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार ये फ्लावर करते हैं। तो आप कहेंगे फिर 12 साल बाद दोबारा वही तो उगता है, नहीं ऐसा नहीं होता। ये अपने सीड्स नीचे जमीन पे छोड़ जाते हैं, फिर वो सीड्स उगते हैं, फिर बड़े होते हैं, पॉलिनेशन को होने में उनके फिर 12 साल लगते हैं। दिस इज हाउ दे आर मोनोकार्पिक। तो अब देखिए क्या हुआ है, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना तो हम जानते हैं, जिन्हें हम यूजुअली नीलकुरंजी फ्लावर्स कहते हैं, वो तो डेफिनेटली वेस्टर्न गार्डन में देखते हैं। पर बात ये है कि बहुत सारे और इनकी स्पीशीज, ये तो हो गया जीनस, स्ट्रोबिलैंथस इज द जीनस एंड दीज आर द स्पीशीज। तो स्ट्रोबिलैंथस आगे आप पढ़ सकते हैं, वेरी डिफिकल्ट इन काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, इनकी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आप देख सकते हैं। ये 6 वैरायटी है विच आर एक्चुअली एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स एंड स्प्रेड ओवर नियरली 200 हेक्टेयर्स ऑफ कल्लीपर्रा हिल्स। ये केरला की बात हो रही है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट की। Okay, PM for use of regional languages in legal system to bring ease of justice. Now this is very important. देखिए जब भी आपसे, जो काफी probable question है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अमृत काल के ऊपर, how do you envision इंडिया इन इट्स अमृत काल, आप कैसा देखना चाहते हैं आने वाले 25 साल में भारत को, क्या चेंजेस होने चाहिए। तो सिर्फ आप इकोनॉमी के बारे में या जो आप इधर उधर पढ़ेंगे मत लिखिए, थोड़ा थोड़ा इससे इन तरह की स्टेटमेंट्स जब आती हैं उनको एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करिए। अमृत काल में एक लीगल पर्सपेक्टिव भी तो है, ईज ऑफ जस्टिस भी तो होना चाहिए अमृत काल में, वो कैसे आएगा। लेट्स रीड मिस्टर मोदी स्टेटमेंट्स। देखिए इन्होंने कहा है कि जो लोगों का फेथ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस में तब मजबूत हो जाता है, तब सच में जस्टिस डिलीवर होता है। जब इन्होंने एक्नॉलेज किया है कि हमारे भारत में अगर लीगल सबसे बड़ा कोई मुद्दा है, लीगल डेफिशिएंसी अगर कोई है, तो वो है कि कितने सालों बाद जाके यहाँ पे केस का रिजल्ट आता है, वर्डिक्ट आती कितनी बात है। बहुत सारे मीम्स ऐसे हैं, बहुत सारे हम पे जोक्स बनते हैं हमारे लीगल सिस्टम पे, हमारे जस्टिस सिस्टम पे, कि अगर कोई किसी के ग्रैंडफादर ने जब कोई लैंड डिस्प्यूट का केस डाला हो, तो ऐसा होता है कि उसके पोते को जाके उसका वर्डिक्ट मिलता है। तो दिस इज हाउ justice gets delayed in our country, which is actually not a good thing. Okay, तो इन्होंने बोला ये एक मेजर चैलेंज है, लेकिन इसीलिए जस्टिस को डिलीवर करना बहुत जरूरी है। बिकॉज when that happens, लोगों को सच में लगता है जी हाँ, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, अच्छा ये कहता है, दिस स्टैंड्स फॉर पीपल एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। तो मिस्टर मोदी ने एक और चीज यहाँ पे कही है, वो ये कही है कि जितने भी नए लॉज बनाए जाएं उनको एक क्लियर मैनर में लिखा जाना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत ये है जो लीगल जार्गन्स होते हैं, मतलब उन्हें आप कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकते, उनको कैसे भी मैनिपुलेट कर सकती है सरकार, पुलिस, विच गोज अगेंस्ट द पीपल इटसेल्फ, है ना। तो जब लोगों को पता होगा हमारे राइट्स क्या हैं, उनको लीगल लैंग्वेज एक्चुअली में समझ आएगी। सो ऑफ कोर्स मेक द लॉज क्लियर एंड इन रीजनल लैंग्वेजेस, जो लोगों की मदर टंग है, किसी भी रीजन की जो लैंग्वेज है उसमें लिखिए, ताकि ईज ऑफ जस्टिस को हम इंश्योर कर पाए। इन दिस अमृत काल वी विल हैव टू वर्क टुगेदर टू टैकल दिस, ये जस्टिस का, इसीलिए अमृत काल में ये आप लीगल डायमेंशन भी इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, जब देखिए लैंग्वेज सबसे बड़ा बैरियर हो जाता है, क्योंकि जब हमें समझ ही नहीं आएगा तो फिर दैट बिकम्स अ बैरियर फॉर द सिटीजंस। ओके, ही आल्सो आर्ग्यूड दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स to adopt a humane approach towards under trial prisoners। जो अंडर ट्रायल prisoners हैं, ये नहीं कि उनका ट्रायल शुरू ही नहीं हो रहा और 16 साल बाद आपको पता चलता है जी इन्होंने तो कुछ गलती की ही नहीं थी, 16 साल ये जबरदस्ती बुढ़े होके निकले हैं, जब गए थे जवान थे, एंड यू एक्विट देम। दिस इज नॉनसेंसिकल, दिस इज एक्चुअली हॉरेंडस। मतलब ये सोच के भी ऐसा लगता है किसी ने, क्या पता कोई एक केस जब हो रहा हो वो साथ में सामने खड़ा है और वो बंदे को ले जाती है पुलिस आते ही। बिकॉज इन टूडेज डे, मतलब आप किसी की हेल्प भी कर रहे हैं, अगर कुछ गलत होता आपको दिख रहा है, तो आप देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी कि आप भी अक्यूज हो जाएंगे, फिर आप अंडर ट्रायल बने रहेंगे 16-17 साल के लिए। इट इज समथिंग डेफिनेटली जिसे मेंड किया जाना चाहिए। ओके, ऑलराइट, ये आप एक और चीज देख सकते हैं, इन्होंने लिखा है कि कैसे हम थोड़ी सी सक्सेस तो देख रहे हैं इन द लास्ट 8 years, जब से बेसिकली मिस्टर मोदी की सरकार आई है, तब से लेके अभी तक
1500 ऑब्सोलीट और इररेलेवेंट लॉज को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है, स्क्रैप कर दिया गया है, जो बेसिकली ब्रिटिश रूल के रेलिक्स थे। पर आई वंडर सेडिशन अभी तक क्यों नहीं स्क्रैप डाउन की गई, वो भी तो एक ब्रिटिश रेलिक है, राइट। सेडिशन तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उनके अगेंस्ट कोई भी डिसेंट रखता था, तो अभी कौन सा ये सेडिशन का कॉन्सेप्ट, मतलब अंग्रेजों ने कब का सेडिशन को हटा दिया लेकिन हम उसे आज भी फॉलो कर रहे हैं। दैट आई थिंक ऑल्सो द गवर्नमेंट शुड बी थिंकिंग अबाउट। ऑलराइट, और इन्होंने रिड्यूस किए हैं 33,000 कंप्लायंसेस फॉर द सेक ऑफ इनोवेशन एंड ईज ऑफ लिविंग। इन्होंने देखिए बहुत सारा, जब कोई लॉ आता है तो अगर आप उसके साथ कंप्लाई करना चाहते हैं, अगर कोई इकोनॉमिक लॉ है फॉर एग्जांपल, तो आपसे 36 डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं कि आप कंप्लाई करते हुए तभी माने जाएंगे जब आप ये सबमिट करेंगे वो करेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी कंप्लायंसेस को कम किया गया है। BMS सीक्स अफिलिएशन विद ITUC, 2 इंडियन ट्रेड यूनियंस अपोज इट। अब देखिए क्या है, आप जानते हैं जो भारतीय मजदूर संघ है, बेसिकली अभी सारे क्यों ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप कहेंगे ये तो पॉलिटिक्स है, हम इसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने क्या देखा था कि लेबर कोड, जो 4 लेबर कोड है उनके अगेंस्ट कितनी सारी प्रोटेस्ट सबने मिलकर की थी। इनफैक्ट सो मच सो कि भारतीय मजदूर संघ है वो भी लेबर कोड के 2 लेबर कोड्स के खिलाफ है। उसमें से 2 के वो कहते हैं ठीक है 2 लेबर कोड तो ठीक है, तो बाकी जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स वाले लेबर कोड है या सोशल सिक्योरिटी वाला वो हमें सही नहीं लगते। और भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि RSS के एक बेसिकली ट्रेड यूनियन आप उन्हें कह सकते हैं, ओके, ट्रेड माउथ पीस ऑफ RSS भारतीय मजदूर संघ, उन्होंने तक ऑपोजिशन दिखाई है। हेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड यूनियन इटसेल्फ बिकम्स इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब देखिए क्या है, भारतीय मजदूर संघ जो है BMS, जो एक ट्रेड यूनियन है जिसे सपोर्ट किया जाता है RSS द्वारा, अब उन्होंने क्या किया है, वो एक्चुअली अफिलिएट होना चाहते हैं। उन्होंने एप्लीकेशन डाली है खुद को, खुद की एफिलिएशन करने के लिए, किसके साथ, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन ITUC के साथ। ठीक है, अब इनको बहुत सारी ऑपोजिशन मिल रही है, किन के द्वारा, जो बाकी इंडियन ट्रेड यूनियंस हैं जैसे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ओके, और हिंद मजदूर सभा, ओके, HMS, इनके द्वारा काफी इनको ऑपोजिशन देखने के लिए मिल रही है। हम देखते हैं किस वजह से। ओके, अगर हम बात करें INTUC और HMS की, और इसके साथ साथ सेवा के बारे में तो आप बहुत जानते हैं, जो एक सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन, आप पढ़ते हैं इस चीज के बारे में, ये भी कुछ इंडियन एफिलिएट्स हैं ITUC के। ओके, ये ऑलरेडी है इंडियन एफिलिएट्स ITUC के, तो इसका पार्ट बनना चाहता है BMS भी। ओके, अब ITUC क्या है, एक्चुअल में एक इंटरनेशनल बॉडी है विच कंप्राइजेज इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस फ्रॉम 187 कंट्रीज। ओके, अब देखिए जो ITUC का सपोर्ट अगर किसी भी यूनियन को मिल जाए, इट इज वेरी क्रूशल, क्योंकि फिर उस यूनियन का एक पर्टिकुलर मेंबर जो होता है एक वर्कर रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से बन सकता है। बेसिकली एक आपको पता है ILO जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक गवर्निंग बॉडी है। अगर आपको अपने भारत का फॉर एग्जाम्पल अपने या फिर ट्रेड यूनियन का एक बंदा वहां पे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेजना है, तो फिर आपको ITUC की बैकिंग चाहिए उसके लिए, दैट बिकम्स क्रूशल। ठीक है, अब BMS को देखिए इतना अभी देखिए अगर हम BMS की बात करें ना, पिछले इतने सालों से ये बहुत ज्यादा अपोज रहे हैं इस चीज के कि हम किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन को नहीं सपोर्ट करते हैं, हम कभी भी एनरोल नहीं करेंगे खुद को किसी इस तरह की इंटरनेशनल किसी भी बॉडी में एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इनके स्टैंड में चेंज आ रहा है रिसेंटली, और इन्होंने अप्लाई किया है क्योंकि ITUC के लिए, और क्योंकि कई लोगों का कहना है कि सरकार चाहती है कि अब इन्हें भी क्रेडिबिलिटी मिले और लोगों को हम दिखा सके कि हमारा ये जो बेसिकली RSS एफिलिएटेड नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट, अपनी सोच अपने ओपिनियंस हैं इनके एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, ITUC अब इनका कहना है जो बेसिकली BMS है उनका ये कहना है कि ITUC ने हमें खुद ने बोला है कि आप हमारे मेंबर बन जाओ, हमें कोई शौक नहीं चढ़ा वहां पे जाके अपना एप्लीकेशन डालने के लिए। ठीक है, क्योंकि हम बेसिकली संसार का, वर्ल्ड के लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन है, इनका ये कहना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्यों बेसिकली ऑपोजिशन इनको मिल रही है। देखिए हमारे यहाँ की जो बाकी ट्रेड यूनियंस हैं उनका ये कहना है कि इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं, दे आर कंट्रोल्ड बाय द RSS, और RSS एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड दिस इज द ओनली रीजन व्हाई दे आर अपोजिंग इनकी एफिलिएशन विद ITUC। ठीक है, और ये सब कुछ हमने देख लिया। अब देखिए नेक्स्ट वर्ल्ड कांग्रेस कब होने वाली है ITUC की, मेलबर्न में होने वाली है बिटवीन November 17 एंड November 22। तो बेसिकली BMS की एप्लीकेशन को तब डिस्कस किया जाएगा। All right, now this is a social media sensation these days. आप अगर जानते हैं, it is gone viral on Twitter. Rural women warming up for छत्तीसगढ़िया Olympics. Okay,
तो देखिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स, थोड़ा सा अगर मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं जो यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे तो स्टोरी फॉर्मेट में सब कुछ बताया हुआ है। तो इसे लॉन्च किया गया है अक्टूबर 6 को, और ये कब तक चलेगा, बेसिकली जनवरी तक चलेगा, जनवरी 2023 तक, ठीक है। तो अब देखिए बेसिकली क्या है, जो चीफ मिनिस्टर है बेसिकली भूपेश बघेल जी, उन्होंने इनको क्यों लॉन्च किया है, एक छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स को क्यों लॉन्च किया है, क्योंकि इनमें जिस तरह की गेम्स खेली जाएंगी, इनका ये कहना है कि हम अपने कल्चर को, ट्रेडिशनल गेम्स को, अब देखिए इंडिया में ट्रेडिशनल गेम्स को कंजर्व करने की बात चल रही है। अभी ओलंपिक्स आपको पता है किन चीजों में हो रहे हैं, गिल्ली डंडा, कंचा और खो खो, इस तरह की जो गेम्स हैं जिसको बेसिकली प्रिजर्व करने की बातचीत चल रही है। ओके, सो इसे ये चीजें बहुत ही, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, आप लिख सकते हैं इसको कहीं पे भी। ऑलराइट, अगर हम बात करें, इट इज सेट टू कंटिन्यू टिल जनवरी 6 एज वी जस्ट डिस्कस। और गेम को बेसिकली गेम्स को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। एज रिक्वायरमेंट है अप टू 18 ईयर्स, देन 18 टू 40 ईयर्स एंड अबव 40 ईयर्स। तो आप देखेंगे इसमें कितनी सारी विमेन पार्टिसिपेट कर रही हैं। सबसे ज्यादा सेंसेशन इंटरनेट का क्यों बन गया, आप देख सकते हैं बहुत सारी विमेन इसमें कितनी साड़ीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं, एंड जस्ट लुक एट इट, ठीक है, कबड्डी और ये सारी चीजें खेली जा रही हैं। तो हम देखते हैं कि विमेन को भी इंक्लूड करने का क्या बेसिकली तात्पर्य है इनका। ओके, from across Chhattisgarh there are numerous videos of women, even the elderly ones, playing sports like kabaddi, kho kho, billas, fugdi, okay, going viral on social media. One such video showing women playing kabaddi in sari, ठीक है, तो आप देख सकते हैं साड़ी में खेलना, because they are very fit and fine, मतलब they can actually dance and play in their saris. ओके, अब देखिए बेसिकली क्या है, कैसे सरकार ने बोला है कि इट इज गुड ओनली, कैसे जो दमतारी के कलेक्टर हैं उनका क्या कहना है कि देखिए जो छत्तीसगढ़ के प्लेन्स हैं जहाँ पे पैडी ग्रो की जाती है, वो पैडी ग्रोइंग इज अ वेरी लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी। तो जो विमेन इन्वॉल्व है पैडी ग्रोइंग में, ओके, बिकॉज देर आर पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स, तो of course they are used to such hard work, and most of the women stay away from addiction also, किसी तरह का alcoholism and all of that, तो इसीलिए they become relatively fitter, तो इसीलिए गेम्स में वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब एक और चीज देखिए, जब हम SHGs पढ़ते हैं वहीं घिसी पिटी 2-4 पॉइंट आप रट लेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में थोड़ा ओपन माइंडेडली सोचने की कोशिश करिए। जब आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जुड़ जाते हैं ना, जब व्हेन अ वुमन एक्चुअली वर्क्स विद SHGs, तो क्या होता है कि सबसे पहले तो आप जिस तरह का इनहिबिशन है कि पब्लिक स्फीयर में जी हम बातचीत नहीं कर सकते, हम घूंघट के पीछे ही रहेंगे, हम किसी से किसी तरह के काम में बढ़ चढ़ के पार्ट नहीं ले सकते, दैट गोज अवे ऑटोमेटिकली। सेल्फ हेल्प ग्रुप में आप जानते हैं कि खुद को सक्षम, खुद को सेल्फ रिलायंट कैसे बनाना है, दूसरों की भी हेल्प कैसे करनी है साथ साथ में। तो इसीलिए ये जो विमेन है बेसिकली जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो ये बहुत ज्यादा फार्मिंग में इन्वॉल्व है, साथ साथ में SHGs में इन्वॉल्व है। सो दीज विमेन आर बेसिकली कंफर्टेबल विद द पब्लिक स्फेयर, इवन रेजिंग वॉइसेस अगेंस्ट एल्कोहलिज्म। ओके, जैसे कि हमने बिहार में देखा, इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर दीज विमेन टू रीलिव देयर चाइल्डहुड एंड प्रिजर्व देयर ट्रेडिशन फॉर द फ्यूचर while getting fitter. Okay, so this is something very nice. Center considering Sri Lanka's proposal to translocate Gores. Now this is a beautiful article. I think I would rate it as I would label it as the article of the day. Okay, क्यों? क्योंकि देखिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के जो आता है, आप अगर ढंग से ध्यान नहीं देंगे ना किसी आर्टिकल पे, तो आप उसका हर एक आर्टिकल का नुआंस मिस कर देंगे और आप बस उसको ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड विद व्हाट आई स्टार्टेड विद। ओके, अब देखिए मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। ओके, अब देखिए एक ग्लोबल ट्रेंड हम देख रहे हैं वाइल्ड लाइफ और जूलॉजिकल डिप्लोमेसी का। ओके, तो ये एक नई चीज है जो यहाँ से इमर्ज होके आ रही है कि कैसे अब जूलॉजिकल डिप्लोमेसी यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस या बायलैटरल रिलेशंस में कैसे एनिमल्स का एक्सचेंज, एक कंट्री में अगर कोई, जैसे कि हमने अभी रिसेंटली क्या देखा, चीतास कहाँ से लेके आए हम, नामीबिया से, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने उनके साथ एक डील साइन की। वैसे ही अब फाइनली श्रीलंका क्या कर रहा है, श्रीलंका चाहता है, उन्होंने एक भेजा है, रिक्वेस्ट भेजी है इंडियन साइड को कि हमें आप प्लीज एक्सपोर्ट कर दीजिए हमारी कंट्री में कुछ नंबर ऑफ 6 बोला है इन्होंने, अराउंड 6 स्पेसिमेंस भेज दीजिए, गॉर्स, जिन्हें हम बेसिकली इंडियन बाइजन्स कहते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं अभी आपको कुछ कुछ फीचर्स और बता दूंगी, डू नॉट वरी। इन्होंने कहा है कि हमें इंडियन बाइजन्स दे दीजिए। ओके, तो क्योंकि जो यहाँ पे गॉर्स हैं वो कब से एक्सटिंक्ट हैं आइलैंड में, जब से 17th सेंचुरी का एंड हुआ है। सो यू कैन ऑब्वियसली
एस्टिमेट के कितने साल हो गए हैं यहाँ पे गॉर्स की एक्सटेंशन हुए। ओके, अगर प्रोजेक्ट क्लियर हो जाता है तो ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और ये ग्लोबल ट्रेंड जो चल रहा है वाइल्ड लाइफ डिप्लोमेसी का, उसका एक पार्ट बन जाएगा। ओके, अब देखिए सोर्सेज ने कहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिसीव किया था इस ऐसी रिक्वेस्ट को अगस्त में, इन्होंने फाइनली MEA ने इसको ट्रांसफर कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को। अब दे बेसिकली आर सीकिंग कंपोनेंट्स और कमेंट्स ऑन द प्रपोजल। ठीक है, तो हम देखते हैं बेसिकली एटलीस्ट 6 स्पेसिमेंस भेजे जाएंगे, एक बुल होगी उसमें से, 3 to 5 काउज होंगी। मच टिप, अब देखिए सबसे बड़ी बात है आप ऐसे ही नहीं भेज सकते। बात ये है बहुत सारी कंडीशंस आपको देखनी पड़ेगी हमारी तरफ से कि हम अपने एनिमल्स को मरने के लिए तो कहीं पे नहीं भेज सकते ना। हमें देखना है कि श्रीलंका में जब एक्सटिंक्शन हुई होगी तो कुछ ऑब्वियसली नेचुरल चीजें हुई होंगी, कुछ लैंडस्केप चेंजेस हुए होंगे वहां पे जिस वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गया। क्या पता प्रेज ना हो, फूड ना हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडुअस फॉरेस्ट में यूजुअली ये पाए जाते हैं, तो क्या पता वहां पे कुछ इस तरह की चीजें कंडीशंस वुड हैव सीज्ड टू एग्जिस्ट। क्या अब देखिए बात ये हम आज भेज दें तो आज क्या दोबारा उस तरह का चीजें आ चुकी हैं, यानी कि एक्सटिंक्शन जिस वजह से हुई, क्या वो कंडीशंस अब रिमूव हो चुकी हैं कि नहीं हो चुकी। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, कहीं आज भी वही कंडीशंस एग्जिस्ट करती हो जिसकी वजह से एक्सटेंशन हुई थी और नॉर्मल सिचुएशन हुई नहीं है, तो हम क्यों भेजेंगे। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। ओके, अब देखिए अगर थोड़ा सा मैं गौर के बारे में आपको और बताऊं तो आपको ये तो पता होगा कि कितना इनका जो मस्कुलर बिल्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि दे मैसिव एनिमल्स। ओके, तो यूजुअली ये अगर हम बात करें कि कहाँ पे पाए जाते हैं, अगर आप साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया इन कंट्रीज में देखेंगे तो मोस्टली इस रीजन में ये पाए जाते हैं, जैसे इंडिया, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार ऑल्सो। ओके, तो इन सारे रीजन्स में तो अगर हम बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि ऐसे इनके सींग होते हैं जो अंदर की तरफ मोल्ड कर रहे होते हैं लाइक अ हैलो। ओके, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और राइट, ये बेसिकली इनको, अब मैंने आपको बात की, मैंने आपके साथ के लैंडस्केप वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो किस तरह का लैंडस्केप इन्हें चाहिए होगा। अनडिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट ट्रैक्स या हिली टेरेन, हिल्स में भी तो आप बहुत ज्यादा देखते हैं हमारे भारत में अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो अच्छा खासा अवेलेबिलिटी ऑफ पानी होना चाहिए, श्रब्स और ट्रीज दोनों होने चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक है, तो बेसिकली इनका साइज इतना बड़ा है तो इन्हें कोई प्रे भी नहीं करता यूजुअली क्या करते हैं, इनके जो काव्स होते हैं या फिर जो डेड गॉर्स होते हैं, सिर्फ उस पे ही आप जो बेसिकली जो टाइगर्स वगैरह भी होते हैं उन पे रिलाई करते हैं ज्यादा, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक देम डाउन एज प्रेज, है ना। तो ये चीज, अगर हम थोड़ा सा इनके फीचर्स की बात करें तो जो इनका वैसे तो जो इनका हर्ड होता है, जो इनका झुंड होता है, उसको एक ओल्ड अडल्ट लीड करता है, लेकिन अगर हम अडल्ट मेल्स की बात करें वो हर्ड में नहीं रहते, दे रिमेन सॉलिटरी, मतलब अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं। मीटिंग में भी आपको पता है कि क्या होता है, जिसका साइज बड़ा हो, जो ज्यादा मस्कुलर होगा, ऑब्वियस जो फीमेल्स हैं उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होंगी, एंड ऑल ऑफ दैट ये सारी चीजें आप जानते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल। ऑलराइट, अब देखिए क्या हुआ है, क्योंकि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स का ज़माना है, यूएस और इंडिया के बीच में भी ये बातें चल रही हैं, आपको पता है। लेकिन यूके और इंडिया के बीच में भी हमने रिसेंटली अभी टॉक्स देखी हैं जो हमें अब इतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं लग रही। वैसे तो डेडलाइन जो थी वो दीपावली तक की थी, पर डेफिनेटली इट विल ब्रीच दैट डेडलाइन, क्योंकि जो वहाँ के जो होम सेक्रेटरी वगैरह की स्टेटमेंट क्या आई है, देखिए अगर हम भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों साइन करें, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये यूके आ जाते हैं और सदैव के लिए यहीं रुक जाते हैं। सो वी वोंट लेट दैट माइग्रेशन हैपन। तो आप समझ रहे हैं किस तरह की कॉन्जर्वेटिव गवर्नमेंट अभी वहां रूल कर रही है, जो काफी एंटाई इमिग्रेंट स्टैंस को लेकर चलती है। एंड इट इज वेरी आयरॉनिक, क्योंकि जिनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी वो खुद एक इंडियन ओरिजिन विमेन है, जो जिनके माँ बाप यहाँ से गए थे इंडिया से और उन्होंने ओवरस्टे किया था वहां पे। एंड सो I cannot even say anything about the Western countries. US-India Trade Policy Forum set for November 8, modest outcomes likely. तो देखिए क्या हुआ है, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में भी काफी टॉक्स चल रही हैं, ट्रम्प के टाइम से चल रही हैं, बार बार स्टॉल हो जाती है। तो फाइनली क्या हुआ है, यूएस और इंडिया का जो ट्रेड पॉलिसी फोरम है TPF, उसको स्केड्यूल कर दिया गया है कि अब कंडक्ट किया जाएगा नवंबर 8 को, कहां पर, वॉशिंगटन DC में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में। ओके, अब यूएस के जो ट्रेड ऑफिशियल्स हैं फाइनली दिल्ली में भी आएंगे, इस हफ्ते में ही होगा, मोस्टली नेक्स्ट हफ्ते में, यानी कि मंडे ऑनवर्ड्स। तो फाइनलाइज करेंगे कि क्या क्या इशू डिस्कस करेंगे हम वॉशिंगटन DC में मिलके, एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है,
अब देखिए क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें, इट अपियर्स दैट द गेन्स आर मोस्ट लाइकली, देखिए जो कुछ नहीं होगा नवंबर 8 की उसमें बहुत खास, आप अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ही साइन हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत मॉडेस्ट ही गेन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत वो हम पे कह देंगे ठीक है आप ये एक्सपोर्ट कर दो, हम कह देंगे हम ये एक्सपोर्ट कर देंगे, ये थोड़ा बहुत कुछ आप देख लेंगे, कोई फुल फ्लेजेड अग्रीमेंट हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, क्योंकि यूएसए की एक्सपेक्टेशंस हमसे अलग है और हमारी एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत अलग है, जो मैच नहीं कर रही, और वही बहुत बड़ा रीजन है हमारे दोनों के बीच में इतने बड़े टर्फ का, एटलीस्ट ट्रेड लेवल पे। ठीक है, वैसे तो वी आर डूइंग गुड विद ईच अदर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब देखिए अगर हम देखें जो 2021 की बात करें तो 2021 में देखिए जब न्यू दिल्ली में 12th टीपीएफ हुई थी नवंबर में, तो ये 4 साल बाद, 4 साल तक हमारी टॉक्स स्टॉल्ड रही थी, उसके बाद जाके फाइनली हम किसी चीज़ पे पहुंचे थे। 2021 में हमने क्या किया था बेसिकली, हमने देखिए हमने क्या किया था, इंडियन मैंगोज को यूएसए ने अलाउ कर दिया था, हमारे मैंगोज को और हमारे अनार को बेसिकली, कि हम वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और पैंडेमिक के जस्ट बाद, और हमने क्या अलाउ कर दिया था, हमने बोला था ठीक है इंडियन मार्केट भी ओपन है आपके यूएस की चेरीज के लिए, तो ये उन्होंने चेरीज भेजी थी, हमने मैंगोज और पोमोग्रेनेट्स भेजे थे। ठीक है, ये चीज हुई थी। अ मिसमैच बिटवीन बायलेटरल अम्बिशन एंड सेंसिटिव। अब देखिए सबसे बड़ा हमारे बीच में दिक्कत क्या है ट्रेड लेवल पे, कि हमारा बायलेटरल एम्बिशन मैच नहीं करता, हम उनका एम्बिशन कुछ और है, उनकी सेंसिटिविटीज कुछ और है, हमारी कुछ और है, और यही सबसे बड़ा इशू है। ठीक है, अब देखिए जो वो यूएसए एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, उसकी एक्सपेक्टेशंस भी, उसको लगता है कि सब कुछ बड़ा मैरी गो राउंड है, टैक्सेस ज़्यादा लो, ये करो वो, ऐसा नहीं हो सकता, वो हमारी सब्सिडीज के भी खिलाफ है, ये सोचे बिना हमारे को वो अपोज करते रहते हैं डब्ल्यूटीओ में भी हर बार, ये सोचे बिना कि हमारे यहाँ पे कितनी ज़्यादा लोग हैं जो एक बहुत ही कम इनकम पे सर्वाइव करते हैं, बहुत सारे फार्मर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनको ऊपर लाना बहुत ज़रूरत, जिनको बहुत ज़रूरत है, सब्सिडीज देना बहुत ज़रूरत है, एंड दे एक्सपेक्ट अस टू कि हम क्या करें, हम अपने वहाँ से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी इंपोर्ट करना शुरू कर दें यूएसए से, और हमारे यहाँ के जो फार्मर्स बेचारे किसान जो यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं उनको बिल्कुल बर्बाद होने दें, वो ये चाहते हैं, जो नहीं हो सकता। और हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमारी सेंसिटिविटीज अलग है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं डिजिटल ट्रेड करो, आईपीआर को प्रोटेक्ट करो, हमारे एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस दे दो अपनी मार्केट का, इतने सारे लोग हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स भेज देंगे तो यहाँ के बेसिकली हमारे जाएं, भाड़ में जाए हमारे यहाँ के किसान। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनका है जो हम बिल्कुल नहीं अप्रूव कर पाते। ओके, और हमारे यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन नहीं ज़्यादा है, जो काफ़ी डिपेंडेंट है हमारे यहाँ की स्कीम्स पे। ओके, ये आप जानते हैं। अमंग दीज फॉर द अमेरिकन इज द रेजोल्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। अब देखिए फाइनली हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी कुछ तो हम 13 टीपीएफ में एक्सपेक्ट कर ही रहे होंगे जो नवंबर में है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि हम एक्सपोर्ट अलाउ कर देंगे अल्फाल्फा हे को इंडिया में। मतलब यूएसए क्या करेगा, पहले भी ऐसा हुआ करता था वैसे तो हम क्या करेंगे, अल्फाल्फा हे आपको पता है भी रिसेंटली हमारे यहाँ पे, वैसे तो अच्छा है ये हो ही जाए, क्योंकि हमने रिसेंटली क्या डिस्कस किया था, फॉडर शॉर्टेज चल रही है, फॉडर शॉर्टेज चल रही है हमारे भारत में बहुत ज़्यादा। तो अगर हम इनका भूसा अलाउ कर देंगे, जो अल्फाल्फा जो स्पेशली एक है ही फॉडर क्रॉप, तो इट वुड बी गुड फॉर अस ओनली, क्योंकि यहाँ पे उनका जो प्रोडक्शन है बहुत कम है अल्फाल्फा का, तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ यूएसए इज ऑल्सो कीन ऑन सप्लीमेंटिंग इंडिया का जो इथेनॉल और डीडीजीएस एंड एनिमल फीड प्रोडक्ट प्रोडक्शन। ओके, देखिए आपको पता है कि हमारे जो नेशनल बायोफ्यूल्स पॉलिसी है उसमें भी एक थोड़ा सा सप्लीमेंट हो जाएगा अगर इथेनॉल का वहाँ से ट्रांसफर हो गया, तो ये कुछ कुछ चीज़ें, एक इथेनॉल पे, एक अल्फा अल्फा पे हम एक रेजोल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो नवंबर 8 को हम देख सकते हैं। इंडिया सीक्स मोर डेटा ऑन गैम्बियन डेथ्स। अब देखिए फाइनली इंडिया ने बोला है डब्ल्यूएचओ को कि देखिए हमें फाइनली थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दीजिए, हमें तो कुछ पता भी नहीं है कि कॉजल लिंक है भी कि नहीं है, जो हमारे मेडन फार्मास्यूटिकल्स ने यहाँ पे कैसे सिम्टम्स अचानक से डेवलप हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो हमें थोड़ी सी और रिपोर्ट दीजिए। हमने स्टूल सैंपल्स भी मांगे हैं जो कलेक्ट किए गए थे वहाँ के विक्टिम्स के, पेशेंट्स के। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने मांगा है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ताकि हम भी फाइनली एक फुल फ्लेजेड एक स्टडी कंडक्ट करवा सके। All right, Tamil Nadu and UP have highest number of UG medical colleges in the country. All right, why does it become important? Why am I even discussing it? This is a factual thing, not even worth analysis. बात ये है कि मेडिकल कॉलेजेस का जो इशू है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नीट की भी गाइडलाइंस अगर कोई नहीं आती हैं तो आप देखें, क्योंकि यूक्रेन से बहुत सारे लोगों को अचानक से यहाँ पे लाया गया था।
ओके और ये बात आपको पता है, तब से लेके अभी तक मेडिकल कॉलेजेस का बहुत ज़्यादा उससे रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं। रिसेंटली हमने देखा मेडिकल कॉलेजेस में रैगिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जो एक मेंटल हेल्थ इशू बनता जा रहा है। मेंटल हेल्थ पे भी एनी टाइम यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दैट टॉपिक। ओके तो इसीलिए रैगिंग जो होती है, जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों की सेल्फ एस्टीम गिर जाती है, डेफिनेटली सो। ओके तो उस पर भी स्पेशली MBBS में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, आई अग्री टू दैट। तो वहाँ पे ना हो सुसाइड लिंक क्या है इस तरह की रैगिंग का, ये सब देखा जा रहा है, एंड हेंस the topic itself becomes important, okay, and hence we are discussing it. The average annual growth of medical colleges in India from 2011-12 to 2021-22 stands at 5.9%, highest in the last 5 decades. मतलब 5.9% से हर साल बेसिकली हमने बेसिकली इतने पीरियड में हमने देखा है ग्रोथ हुआ है, ग्रोथ रेट देखा है मेडिकल कॉलेजेस का। ओके फाइनली ये होम मिनिस्ट्री का डेटा आया है। अब अगर हम बात करें डेटा के हिसाब से, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश 2021-22 के डेटा के हिसाब से हम देखें, इनका हाईएस्ट शेयर है प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस में। इनके बाद आते हैं कर्नाटका और महाराष्ट्र, ठीक है। ऑलराइट अब देखिए अगर हम एक और चीज़ देखें तो 2021, अगर हम 2011-12 से लेके 2021-22 तक की बात करें, जो नंबर ऑफ गवर्नमेंट MBBS सीट्स हैं उसमें हमने ज़्यादा जंप देखा है कंट्री में, 155% का हमने जंप देखा है, विच ऑफ कोर्स सुपरसीडेड प्राइवेट मेडिकल सीट्स, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 97% पे ग्रो किया, तो ग्रोथ रेट में हमारा ज़्यादा है। ऑलराइट अब एक और डेटा चीज़ सजेस्ट करता है कि सबसे ज़्यादा US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी दे रिमेन एट द टॉप। मतलब ये 5 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडियन ओरिजिन डॉक्टर्स हैं। ऑलराइट oh I somehow missed this article, let's read it. Startups to tap potential of lab grown meat. तो देखिए इस पे क्या, I do not know what kind of a question would be possible on it. अब देखिए in 12 months it would be possible to have a lab grown meat burger. अब देखिए आप कहेंगे lab grown meat क्या होता है। ओके हम देख रहे हैं कहाँ पे, said संदीप शर्मा, scientist who's spent over 2 decades in India's leading vaccine companies and now the CEO and co-founder of Neat Meat आप कंपनी याद रख सकते हैं because as an example कि वो इस तरह से हम बेसिकली थोड़ा सा डाइवर्ज कर सकते हैं जो हमारा बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियनिज्म है and all of that. Okay, it is among the handful of Indian companies that are employing advances in cell biology and protein synthesis to solve a global challenge, how to ensure that a rising world population gets better, cheaper protein from fewer animals and diminishing cultivable land. ठीक है, देखिए बात क्या है कि प्रोटीन, अब अगर आपको एक डेटा पता होगा, आई होप यू नो इट, क्योंकि हम ये बहुत बार पढ़ते हैं, वो ये कहता है कि हमारा जो पैटर्न ऑफ कंजम्पशन है इंडियंस का वो चेंज हो रहा है। अब हम प्रोटीन बेस्ड डाइट की तरफ और हॉर्टिकल्चरल डाइट की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यानी कि फ्रूट्स और प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं। तो प्रोटीन देखिए बात ये, अगर आप एक समझते हैं कि दाल प्रोटीनेशियस और दाल से आपके सारे प्रोटीन कंटेंट वो हो जाता है, पूरा हो जाता है, ऐसा नहीं होता। 12 ग्राम आपको मिलेगा एक कटोरी दाल में से, विच इज़ नॉट इवन इनफ। इफ से यू आर अ 60 kg पर्सन, यू नीड अराउंड 60 grams ऑफ प्रोटीन। तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, गिवन द फैक्ट बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, तो इस तरह से माइंडसेट भी चेंज हो रहा है बहुत लोगों का। तो अब देखिए कैसे आप इस चीज़ को, कल्टिवेबल लैंड तो उतना ही रहेगा, तो वहाँ से आप कितने प्रोटीन्स ले लेंगे वेजिटेरियनिज्म सोर्स से, फिर आप एनिमल्स भी आप कल नहीं कर सकते इस वजह से। तो इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए लैब ग्रोन मीट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ओके सम कंपनीज have bet on modifying plant products like soya for instance and processing it to the extent, alright, trying to derive cells from species that can be coaxed into meat. Unlike such plant-based meat, Neat Meat aims to make lab-grown or so-called cultivated meat. ओके 3 kinds of cell lines are critical to recreate. अब देखिए आई वुड सजेस्ट कि हम इस आर्टिकल को प्रॉपरली, मेरे को आपको इसके बारे में बहुत कुछ बताना है, क्योंकि जो लैब ग्रोन मीट होता है उस पर जैसे अगर हम पेट्री डिश पे कुछ कल्टीवेट करवाते हैं या फिर कोई हम लैब के जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हम कल्चर करवाते हैं किसी चीज़ का, उस तरह से इसको ग्रो किया जाएगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट इट, अगर थोड़ा सा कुछ इस पर पूछ लिया गया, आई थिंक प्रीलिम्स में हो सकता है शायद कुछ पूछे कि किस तरह की सेल बायोलॉजी इसमें इन्वॉल्व है। ओके तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे वैसे भी बहुत खास यहाँ पे कुछ दिया भी नहीं हुआ है, पूरी कोई टेक्नोलॉजी क्या प्रोसेस है यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है।
norms for foreign universities to set up campus in gift city. Now this is very very important, very important I would say. ये हम पिछले 6-7 साल से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा जल्दी से जल्दी कुछ हो, फाइनली हो गया है। गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है रेगुलेशंस को। किन रेगुलेशंस को? अब देखिए क्या पॉसिबल हो जाएगा। फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो है, फॉर एग्जांपल हार्वर्ड, आई टेक एन एग्जांपल, हार्वर्ड का मैंने एग्जांपल लिया। अब क्या हो सकता है, वो ऑफशोर कैंपस कहाँ खोल सकते हैं? हमारी गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में, ठीक है। और गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में वो क्या करेंगे, वो भी हार्वर्ड ही होगा। अगर आप वहां पढ़ने जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको डिग्री हार्वर्ड की मिलेगी। ये नहीं कि वो इंडियन यूनिवर्सिटी हो जाएगी, नो, इट वुड बी एक्टिंग टू एन ऑफशोर कैंपस ऑफ हार्वर्ड जैसे, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम बाकी कॉलेजेस देखते हैं, बाकी कॉलेजेस की भी तो, या फिर बाकी यूनिवर्सिटीज की भी तो ऑफशोर कैंपसेस होते हैं वैसी। तो अगर आप गांधीनगर में पढ़ने जाते हैं गिफ्ट सिटी में, हार्वर्ड में पढ़ने जाते हैं, तो आपको जो डिग्री मिलेगी वो वही मिलेगी जो आप हार्वर्ड में बाहर जाओगे तो पढ़ने के लिए। सोचिए कितना बेनिफिट आएगा इससे, कितना लेवल ऑफ एडुकेशन जो आप बाहर जाना पड़ता है, कितनी सारी दिक्कतें हैं बाहर का, लिविंग स्टाइल, खाना पीना, रहना महंगा, बहुत सारी दिक्कतें, फ्लाइट्स का खर्चा, ये सब बच जाएगा। और चीज़ें इन्होंने, एक और चीज़ जो यहाँ पे इनको अलाउ कर दिया है कि आप रीपैट्रिएट कर सकते हैं प्रॉफिट्स, यानी कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जब यहाँ पे कैंपस खोल लेंगी तो जो उनको प्रॉफिट जनरेट होगा, जो फीस आएगी या जो भी, वो अपनी कंट्री में वापस भेज सकते हैं, उनको सरकार को नहीं देना वो, ठीक है। ये चीज, द न्यू रेगुलेशंस अलाउ अ फॉरेन यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी बाहर की यूनिवर्सिटी आके यहाँ पे गिफ्ट सिटी में हम अलाउ कर देंगे उनको, नहीं, आपको टॉप 500 भी होना चाहिए, जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग होती है। टॉप 500 भी आप सोचेंगे कि इंस्टीट्यूट वाइज, सिर्फ इंस्टीट्यूट वाइज नहीं, सब्जेक्ट वाइज भी, क्या पता कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे होती हैं कि साइंस में या आर्ट्स में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में टॉप 500 में आते हैं, तो उनको भी अलाउ किया जाएगा, ठीक है। ये चीज, all right, and give an undertaking to place suitable infrastructure and facilities to offer courses such as financial management, fintech, science, technology, STEM चीज़ों में भी हम देखेंगे। तो बेसिकली इनको क्या करना है, यहाँ पे नहीं लिखा, पर जैसे ही अगर वो एप्लीकेशन डाल देते हैं फिर अप्रूवल हो जाता है, तो 180 दिन के अंदर अंदर उन्होंने यहाँ पे आके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना है, जितना भी आप कह सकते हैं फैकल्टी बनानी है, ये सब वगैरह, वो 180 दिन का टाइम है एप्लीकेशन के बाद। द रेगुलेशंस हैव बीन फ्रेम्ड 8 months आफ्टर। अब देखिए क्या हुआ है, आप कहेंगे इसका ग्राउंड क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अपने बजट 2022 की स्पीच में ये बोला था कि हम वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज को और इंस्टीट्यूशंस को अलाउ करेंगे कि वो गिफ्ट सिटी में ऑफर कर सके अपने कोर्सेज को, एंड दैट वुड बी फ्री फ्रॉम डोमेस्टिक रेगुलेशंस टू फैसिलिटेट अवेलेबिलिटी ऑफ हाई एंड ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी। ओके, अब देखिए बहुत सारी सबसे बड़े इश्यूज पता है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को क्या होते हैं, कि हम जैसे अगर भारत में अपना कैंपस खोलें तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, उनके सरकार को बार बार डॉक्यूमेंट देना, रेड टेपिज्म, बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, या फिर रिजर्वेशन पॉलिसीज, जो यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसीज रिजर्वेशन है, क्या हमें वो भी देना पड़ेगा अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, या फिर आपको मतलब आपको जो प्रॉफिट आप जनरेट कर ही नहीं सकते, आप सिर्फ नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी के रूप में यहाँ आके पढ़ा सकते हो, वैसे नहीं आ सकते, एनजीओ बेसिस पे आ जाओ या ऐसे योगदान दे दो, ठीक है। तो अब फाइनली इन चीज़ों को बिल्कुल हटा दिया गया, स्क्रैप कर दिया गया, इन सारे इश्यूज को एड्रेस कर दिया ना, आपको प्रॉफिट भी अलाउ कर दिया गया, बल्कि प्रॉफिट जो भी आप जनरेट करोगे आप अपनी होस्ट कंट्री में भेज सकते हो, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हमारे यहाँ का आपके ऊपर नहीं होगा, आपको अपना फी स्ट्रक्चर खुद डिटरमाइन करना है, सब कुछ, मतलब आपको फ्रीडम दी गई है, रिजर्वेशन भी नहीं देनी, ठीक है। ये चीज़, द कोर्सेज और प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय द फॉरेन एंटिटी। अब देखिए जो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके आप कुछ भी पढ़ाने लग पड़ो, फिर आपको वही कोर्सेज पढ़ाने हैं और एग्जैक्टली वही कंटेंट पढ़ाना है जो आप अपने देश में पढ़ाते हो, जहाँ पे भी आपका हेडक्वार्टर एडमिनिस्ट्रेशन है बेसिकली, ठीक है। यही सारी चीज़ें, सेम डिग्री देनी है जो अपने वहाँ वाले उसमें देते हो कॉलेज में। ओके, द इंटरनेशनल फॉरेन सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, जो इफ्सका है बेसिकली, ये इसने फ्रेम किया इन रेगुलेशंस को, विच वुड हैव द राइट टू। अब देखिए जो इफ्सका है वही, इसी के पास राइट है कि वो इंस्पेक्ट करेगा फॉरेन कैंपसेस को जो गिफ्ट सिटी में एस्टैब्लिश किए जाएंगे। इफ एन इंस्टीट्यूशन विड्रॉज, अगर कोई इंस्टीट्यूशन विड्रॉ कर लेता है या डिसकंटिन्यू कर देता है एक प्रोग्राम को, इट वुड हैव टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव, कि अब जो अफेक्टेड बच्चे हैं जिन्होंने एनरोल खुद को करवा लिया आपके उसमें, तो फिर वो कहाँ जाएंगे, आप उनको रीएलोकेट करिए किसी और यूनिवर्सिटी में या किसी और कैंपस में, कुछ मतलब सोल्यूशन प्रोवाइड करना होगा आपको। ओके, Envoy summoned after Biden calls Pakistan most dangerous nation. Now
दिस आई थिंक ये बिल्कुल, इसे भी आप कह सकते हो आर्टिकल ऑफ द डे, क्योंकि ये तो बिल्कुल बड़ा ही सरप्राइजिंगली ये चीज़ आई है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने क्या देखा, इंडिया को एक लेसन सिखाने के लिए कि इंडिया रशिया के साथ डील भी करती रहती है, हम चीप ऑयल भी खरीदते रहते हैं, सब कुछ। फिर उसके बाद हमें सबक सिखाने के लिए आप कह सकते हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने F-16 के पैकेज के मेंटेनेंस 45 मिलियन जो पैकेज इन्होंने क्या किया, 450 मिलियन पैकेज किसको दिया, पाकिस्तान को। ठीक है, ये दिखाने के लिए कि इफ यू कैन बी फ्रेंड्स विद रशिया, वी टू कैन बी फ्रेंड्स विद आवर ओल्ड अलाय पाकिस्तान। लेकिन अब उसके बाद ऐसी प्राइवेट कैपेसिटी, हाँ डेफिनेटली ये एड्रेस नेशन को तो नहीं किया गया जो बाइडन द्वारा, एक प्राइवेट कैपेसिटी में उन्होंने कहीं पे बोला है, बट स्टिल इट मैटर्स। ओके, इनकी सोच क्या है ये तो हमें पता चलता ही है ना। तो ये तो सिर्फ हमें ऊपर से दिखाने के लिए, जैसे हमने सी राजा मोहन का एक एडिटोरियल पढ़ा था, उसमें उन्होंने क्या कहा था, हमें बहुत टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ये जो आप जो बाइडन द्वारा थोड़ा थोड़ा सा अप्रोचमेंट देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, वो कुछ भी नहीं है, इट इज यूजलेस। वो सिर्फ हमारे को दिखाने के लिए है, वो एक्चुअल में अच्छा नहीं सोचते पाकिस्तान के बारे में। अब देखिए क्या हुआ है पाकिस्तान ऑन सैटरडे। अब देखिए जो बाइडन की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्यूरोर पैदा हो गया है। तो पाकिस्तान ने यूएस के एम्बेसडर जो वहाँ पे भेजे गए हैं, तो यूएस के एम्बेसडर को पाकिस्तान में जो बेसिकली अभी काम कर रहे हैं उनको बुलाया उन्होंने कि आप एक्सप्लेनेशन दीजिए, आपके प्रेसिडेंट ने ये क्या बोला है हमारी इस कंट्री के बारे में। ठीक है, अब देखिए जो बाइडन ने क्या कहा है कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस इन द वर्ल्ड। पूरे संसार के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस में से एक है वो पाकिस्तान है, क्योंकि उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल है ही नहीं। देखिए आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ एडिशनल, कि इंडिया के जो न्यूक्लियर आर्सेनल है ना, इंडिया के पास इनफैक्ट पाकिस्तान से कम न्यूक्लियर आर्सेनल है। उनके पास न्यूक्लियर जो न्यूक्स हैं वो क्वांटिटी में ज़्यादा है। ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो आपको लगेगा कि हम आगे तो हैं पर इसीलिए थोड़ा सा थ्रेट हो जाता है, क्योंकि उनका न्यूक्लियर जो स्टॉक है, इट इज स्टॉक पाइल उनका ज़्यादा है। ठीक है, मोर ओवर एडिशनल जो रिस्क है वो कहाँ से आता है, क्योंकि वो टेररिस्ट लोगों को भी सपोर्ट करते हैं। उनकी जो मिलिट्री है वो दे इट इज़ काइंड ऑफ अ रोग स्टेट, मतलब उन्हें यही नहीं पता, रैशनल नहीं मानते बाकी देश ना पाकिस्तान को, क्योंकि उन्हें नहीं पता वो कभी भी छोटी मोटी लड़ाई में भी न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं करते। स्पेशली अगर बाई चांस आपके टेररिस्ट के साथ इतने लिंक हैं ही, तालिबान वगैरह, अगर उनके हाथ कभी न्यूक्लियर वेपन्स लग गए, वो तो कभी भी, मतलब उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, वैसे ही वो दहशत फैलाते ही हैं, वो तो कभी भी थ्रेट कर सकते हैं इस तरह का न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ने के लिए। तो ऐसा हो गया तो क्योंकि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स नहीं है ना, ये चीज़। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, वाशिंगटन रिलेशंस विद पाकिस्तान। ऑफ कोर्स वाशिंगटन के रिलेशन पाकिस्तान के साथ बहुत ही बुरे चल रहे हैं पिछले कुछ सालों से। ट्रंप के टाइम पे तो और भी बुरे हो गए थे, ट्रंप ने तो बहुत गलत गलत कहा था पाकिस्तान के बारे में उस समय पे। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ है, ओके स्पेशली जब क्या हुआ अफगानिस्तान से ट्रूप विड्रॉल हो गई जब यूएसए की, तो फिर पाकिस्तान का काम ही खत्म हो गया। पाकिस्तान एज अ मीडिएटर काम करा करता था बहुत बारी, जब तालिबान से यूएसए को बात करनी थी तो पाकिस्तान की थोड़ी ज़रूरत थी एक मीडिएटर के रूप में, क्योंकि उनका थोड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था अफगानिस्तान पे, स्पेशली तालिबानी जो लोग हैं। वैसे तो नहीं, अफगान की जो गवर्नमेंट है वो तो काफ़ी इंडियन ट्रेड था उनका, पर वैसे ठीक है। तो अब उसके बाद से अब काम खत्म, तो बाय बाय, मतलब पाकिस्तान की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर उसके बाद से इनका रिश्ता काफ़ी ख़राब हो गया, पाकिस्तान प्रोवाइडेड। लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें हमने देखा, जैसे कि अभी हमने जवाहरी को जब ड्रोन अटैक द्वारा मरवाया गया जो बाइडन द्वारा, जब वो अपनी बालकनी में खड़े हुए थे पॉश बंगलों की, तो एयर रूट किसने प्रोवाइड किया, ऑब्वियसली पाकिस्तान ने थी, कि थोड़ी बहुत एक आधी चीज़ों के लिए वो यूज़ कर लेती है यूएसए पाकिस्तान का आज भी, पर वैसे इनका रिश्ता हैज़ काइंड ऑफ गॉटन सोल्ड। Okay, hours after transcript of his address was posted, Pakistan summoned, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। देखिए अभी बहुत बहुत ही अजीब टाइम पे ये चीज़ आई है, क्योंकि बहुत रिसेंटली हमने क्या देखा था कि ये जो एम्बेसडर हैं जो पाकिस्तान में जिनको भेजा गया है यूएसए द्वारा, वो एम्बेसडर अभी आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, जिसे बेसिकली AJK कहते हैं, वहाँ भी इन्होंने ट्रांसफ़र किया था, हमारा POK रीजन जो हम राइटफुली अपना मानते हैं, वहाँ पे इन्होंने जाके विजिट किया था। और हमने इस चीज़ पे प्रोटेस्ट भी एग्जिबिट की थी कि इट समहाउ गोज अगेंस्ट आर सिक्योरिटी प्रोविजंस, आर क्लेम ऑफ POK बीइंग आवर्स, आर राइटफुल टेरिटरी। आप वहाँ जा रहे हैं और आप कह रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर है, दिस इज़ नॉट गुड। और वहाँ जाके आप बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान और हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस, सिक्योरिटी रिलेशंस एंड ऑल ऑफ दैट देव गॉटन डीपन्ड, ऐसी तरह की बातें। ठीक है, अब देखिए ये सब कुछ पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी, उनका ये कहना है कि वो बहुत सरप्राइज हैं इस तरह के रिमार्क्स द्वारा। आई बिलीव दिस इज एग्जैक्टली द सॉर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। अब इनका ये कहना है कि ये
बिल्कुल इस चीज का प्रतीक है कि जब दो कंट्रीज के बीच में लैक ऑफ एंगेजमेंट हो जाती है तो फिर आप कुछ भी समझने लग पड़ते हो। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, एटलीस्ट ये बात तो है कि उन्होंने किसी पार्लियामेंट के नेशनल एड्रेस में ऐसा नहीं बोला, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कहीं पे ऐसा बोला है। फर्स्ट रशियन ट्रूप्स अराइव इन बेलारूस। अब बेलारूस को देखिए, क्या आपको पता है एलिगेशंस बेलारूस ने क्या लगाई थी यूक्रेन पे कि हमें डर है कि यूक्रेन हम पे एक अटैक प्लॉट कर रहा है। तो हम इन्होंने क्या किया, मॉस्को के साथ मिलकर, रशिया के साथ मिलकर एक जॉइंट फोर्स, जॉइंट रीजनल फोर्स की का ऐलान किया कि बॉर्डर पे हम तैनात कर देंगे यूक्रेन और हमारे बॉर्डर पे बेलारूस के, जहाँ पे दोनों की फोर्सेज होंगी। तो फाइनली फर्स्ट रशियन सोल्जर्स वहाँ पे एक नई जॉइंट फोर्स में पार्ट लेते हुए दिख गए हैं, अराइव कर गए हैं इस बॉर्डर पे। ठीक है, तो यही सारी चीजें हमने देखा टू स्ट्रेंथन द प्रोटेक्शन एंड डिफेंस ऑफ द बॉर्डर। अब देखिए यूक्रेन का तो कहना है ऐसा ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा तो हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया बेलारूस पे। व्हाट नॉनसेंस इज दिस। ऑलराइट, What triggered the UK's economic crisis? अब देखिए बाकी जो आर्टिकल्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं 2-3 बार कम से कम, तो हम यही आर्टिकल है जो कुछ नया है। ओके, फ्राइडे को क्या हुआ, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है लिज ट्रस, उन्होंने फायर कर दिया, निकाल दिया अपने कैबिनेट में से चांसलर ऑफ द एक्सचेकर को, क्वासी क्वारटंग। और फाइनली बेसिकली कुछ जो पार्ट्स थे वो जो इकोनॉमिक पैकेज के साथ जब लिज ट्रस आई थी अपने इस चांसलर के साथ मिलके, उस इकोनॉमिक पैकेज में कुछ कुछ बातें ऐसी थी जो बहुत ही, जिसने इकोनॉमिक क्राइसिस को और फ्यूल कर दिया इस यूरोपियन कंट्री में, उनको भी ड्रॉप कर दिया, अपने पैकेज से हटा दिया, इरेज कर दिया। ठीक है, और राइट, अब हम देखते हैं फाइनली हुआ क्या है। अब आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, डू नॉट वरी, आई विल मेक थिंग्स सिंपलर। ओके, अब देखते हैं ट्रबल शुरू कब हुई, ये दिक्कतें यूके जो आज भुगत रहा है जिस तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस में, इन्फ्लेशन में जो यूके अभी फंसा हुआ है, वो कब स्टार्ट हुआ। अब देखिए यूके की इकोनॉमी डेफिनेटली एक फ्री फॉल में हमें दिख रही है कुछ रीसेंट हफ्तों में। ओके, अब देखिए क्या हुआ है, मिस ट्रस और मिस्टर क्वार्टिंग जो अभी फाइनली जिनको फायर किया गया है, फंबल्ड देयर वे थ्रू डिफाइनिंग अ क्लियर इकोनॉमी। अब बहुत टाइम तक तो इनको क्लियर ही नहीं हुआ कि इनकी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए, किसको हम डील करें, किस चीज़ को एड्रेस करें, किसको ना करें। ठीक है, वाइल परसिस्टिंग विद देयर स्टेटेड गोल ऑफ इन, बस यही कहते रहते थे कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ दोबारा ले आएंगे यूके में, ब्रेग्जिट के बाद वाला यूके और शानदार होगा, पर कुछ पता नहीं है कैसे। ठीक है, तो देयर ट्रबल्स बिगैन शॉर्टली आफ्टर September 6, जब बेसिकली मिस ट्रस ने अपने प्रीडेसेसर यानी कि बोरिस जॉनसन के बाद कैबिनेट को लिया, टेक ओवर किया, तो उसके बाद से इनकी दिक्कतें शुरू हो गई। जैसे ही ऑफिस में घुसी, इनका कैबिनेट ने देखा कि हमारे भारत में तो हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, यानी कि एनर्जी बिल्स जो अभी लोगों को पे करने पड़ रहे हैं, उनकी लिविंग क्राइसिस चल रहा है, मतलब जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ गई है क्योंकि एनर्जी के प्राइसेस इतने ज़्यादा हैं तो उनके बिल ज़्यादा आ जाते हैं, दे आर लिविंग इन पॉवर्टी एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने देखा। अब क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है एंड यू नो दैट। तो फाइनली क्या हुआ, एक ब्रॉडर प्लान लाया गया इनका। देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत पता है कहाँ है, इनका प्लान जो था, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी सो कॉल्ड जो लेके आए, इनका एक पार्ट ऐसा था कि हम क्या कर देंगे, इनकम टैक्स कट कर देंगे, जो हाईएस्ट लेवल वाले, अभी हम आगे देखेंगे, जो 45% इनकम टैक्स दिया करते थे ना, जो सबसे ज्यादा कमाते होंगे लोग, जो हमारे यहाँ पे भी कॉर्पोरेट लीडर्स हैं या बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं। तो इनका ये कहना था कि हम उनके टैक्स को 45% वाले टैक्स को कट कर देंगे। अब इतना बड़ा टैक्स, क्योंकि हम इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना चाहते हैं अपने देश में, ताकि ब्रेग्जिट के बाद हमारी इकोनॉमिक डील्स मेंटेन कर सके और इकोनॉमिक डील्स ला सके। ठीक है, दूसरा प्रोविजन जो सबसे ज्यादा खतरनाक इनका ये था कि हम कॉर्पोरेट टैक्स जो है, जो हाइक करने की, थोड़ी सी बढ़ाने की बात कर रहे थे, हम उसे भी नहीं बढ़ाएंगे, कॉर्पोरेट टैक्स उतने का उतना ही रहने देंगे, विच वॉज एक्चुअली अ ब्लंडर फॉर देम। हम देखते हैं क्यों। ओके, तो हर नाउ इन फेमस मिनी बजट जो सितंबर 23 को लाया गया, जो बेसिकली बहुत सारे इस तरह के प्रपोजल्स जो अभी हमने डिस्कस किए, इट एक्चुअली कॉज्ड सच अ टर्बुलेंस इन द मार्केट कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को आना पड़ा इंटरवीन करने के लिए, हेल्प करने के लिए, बचाने के लिए इंग्लैंड को। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अभी हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। ऑलराइट, अब आपको पता है कि क्या जेरेमी हंट को बना दिया गया है फाइनली चांसलर। ओके, वाई हैव दीज प्रपोजल्स बीन अनपॉपुलर, यहाँ पे आई थिंक ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। अब देखिए जो ट्रस्ट का कैबिनेट है, इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म क्यों मिली है, क्योंकि मिस्टर सुनक, जो आपको, आई बिलीव मिस्टर ऋषि सुनक वुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके वेरी सून। आई डाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द दिस प्रेजेंट कैबिनेट, ये बहुत टाइम तक नहीं टिकने वाली मिस ट्रस्ट की जो सरकार है, क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा है इनको। तो चाहे मिस्टर ऋषि सुनक हार गए हों कुछ छोटे से मार्जिन से, पर दोबारा आई बिलीव वही आएंगे।
ओके, लेट्स सी। अब मिस्टर सुनक क्या कहते हैं, जिस तरह की पॉलिसीज ये अपने इकोनॉमिक पैकेज में लेके आए, इट्स लाइक अ फैंटेसी आइलैंड इकोनॉमिक्स। आप पता नहीं कौन से इमेजिनेशन में जी रहे हैं और किस फैंटेसी में जी रहे हैं। लोग यहाँ बर्बाद हो रहे हैं, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है और आपका ध्यान कहाँ है, किस तरह की फैंटेसी में लगे हुए हैं आप। ठीक है, ऑफ स्लैशिंग रेवेन्यू सोर्सेज विदाउट एडु। अब देखिए, आपने कह दिया कि हम सबसे अमीर लोग हैं जिनसे सबसे बड़ा टैक्स आता है। देखिए, आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार जो है वो, जो हमारे जैसे नॉर्मल लोग हैं, कितना हम टैक्स भर देते हैं, कितना टैक्स हमसे आ जाता होगा। उनका टैक्स का जो रेवेन्यू का सोर्स है वही बड़े बड़े जो टैक्स पेयर्स हैं उनसे आता है। जब आप बड़े बड़े टैक्स पेयर से टैक्स ही लेना बंद कर दोगे उस लेवल का, तो जो होल क्रिएट हो रहा है, जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, उसको फंड कहाँ से करोगे? सोचा आपने एक भी बारी? कैसे? ऑलरेडी क्राइसिस में चल रहे हैं, जब आप लोगों को आपकी जरूरत है आपके एक्सपेंडिचर की, रेवेन्यू है नहीं, एक्सपेंडिचर कैसे कर दोगे? डेट में डूब जाओगे फिर, श्रीलंका की तरह। सो ऑल ऑफ दैट, ठीक है, दिस इज अ फैंटेसी इकोनॉमी। ओके, द रीसेंट प्रपोजल्स हैव आल्सो बीन अटैक्ड एज द रॉन्ग प्रायोरिटी। और एक और चीज जो है, आपने प्रायोरिटी कहाँ रखी है? आप जैसे ही आपने ऑफिस गेन किया तो आपको ये नहीं पता कि इन्फ्लेशन कितनी ज्यादा चल रही है आपके देश में, या आपको ये नहीं पता कि ग्लोबल कमोडिटीज जो है उसमें कितना उनके प्राइस में फ्लक्चुएशन चल रहा है, या आपको ये नहीं पता कि सप्लाई नहीं है पोस्ट ब्रेक्जिट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, सप्लाई साइड कितनी सारी डेफिशिएंसीज हैं, या आपको ये नहीं पता कि लोगों के एनर्जी बिल्स कितने ज्यादा राइज कर रहे हैं। वेयर इज योर ब्रेन? ठीक है, आपका ध्यान कहाँ गया? नहीं, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सपोर्ट करेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये चीज है रॉन्ग प्रायोरिटाइजेशन, द फर्स्ट पॉलिसी दैट द ट्रस्ट। अब देख लेते हैं कि कितना, जैसे कि मैंने आपको बताया, यूके इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो टैक्स पेइंग ब्रैकेट है, जो 45% इनकम टैक्स पे किया करता था, जिससे बेसिकली किन पे ये लिवाई किया जाता है इस तरह का टैक्स, जिनका जो इनकम है वो यूरो 1,50,000 और हायर होती है। ठीक है, अ सेकेंड पॉलिसी इन सिमिलर वेन वॉज द प्रपोजल टू स्क्रैप अ प्लान इंक्रीज इन। अब देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स को प्लान किया गया था कि हम इंक्रीज कर देंगे, अभी 19% है, 25% तक कर देंगे नेक्स्ट अप्रैल से, उसको भी उन्होंने बोला कि हम नहीं इंक्रीज होने देंगे। तो दोनों मेजर्स ने मिला के, अगर आप ये टैक्स नहीं बढ़ने देंगे और आप इन लोगों से 45% टैक्स नहीं लेंगे, तो कम से कम आपके पास जो वॉइड क्रिएट हो जाएगा अनफंडेड टैक्स कट्स का, वो यूरो 45 बिलियन कहाँ से लाओगे आप? इसको कैसे फंड करोगे और कैसे चला लोगे अपनी इकोनॉमी इसके बिना? ठीक है, तो ये चीज। और राइट, हम देखते हैं फिर जैसे ही इन्होंने ये सारे मेजर्स अनाउंस किए ना मिस्टर क्वार्टम ने, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे, जो 10 साल जिनकी मेच्योरिटी थी, और बहुत ही ड्रामेटिकली गिरने लग पड़े। अब देखिए, गिरते कैसे हैं, क्या होता है, यील्ड बढ़ जाता है। आपको याद हो, मैंने एक बार बहुत अच्छे से आपको बताया था कि कैसे बॉन्ड यील्ड, इंटरेस्ट रेट, ये सब कुछ आपस में डिपेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो जैसे ही इन्होंने ये देखा, क्या होता है बेसिकली, जब आपकी मार्केट को पता चल गया, कि सरकार हमारी गिरने वाली है, इतना रेवेन्यू का इनका वॉइड आने वाला है, हमारे को तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है इस सरकार में, ना ही इनकी इकोनॉमी में, ना ही इनकी इकोनॉमिक विजडम में। तो फिर क्या होता है, जो गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स मार्केट में छोड़े होते हैं, ठीक है, बोरो करने के लिए, उसमें कॉन्फिडेंस गिर जाता है लोगों का। मार्केट का जब कॉन्फिडेंस गिर गया तो क्या होता है कि बॉन्ड यील्ड बढ़ जाता है। जब बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगा तो क्या होगा बेसिकली, एक प्रतीक है वैसे तो, मुझे बहुत सारी इकोनॉमी समझानी पड़ेगी, वो अगर विजन आईएएस की इकोनॉमी में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आया तो हम दोबारा देख लेंगे। तो जब कॉन्फिडेंस बेसिकली, आप समझिए अभी के लिए कि मार्केट का गिर गया, वो कहेंगे कि आप हमें बड़ा सारा इंटरेस्ट रेट दो, क्योंकि हम अगर आपको पैसे दे रहे हैं, आपको लैंड कर रहे हैं, मतलब हमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि हमें तो आप पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप हमें पे बैक भी कर पाओगे। ठीक है, ये चीज़ होती है। राइट, आप देख सकते हैं फिर क्या हुआ, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसे इंटरवीन करना पड़ गया। उसने क्या किया, बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम चलाया अपना, ताकि मार्केट को स्टेबलाइज कर सके। बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम इन द सेंस, उसने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदने शुरू कर दिए, जिससे बेसिकली उन्होंने ये दिखाया, देखिए हम कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं, हम इतने सारे, अब जब आप इतने सारे बॉन्ड खरीद लोगे ना, तो क्या होता है कि सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाती है। ऑब्वियसली मार्केट में कम बॉन्ड्स बचे, पहले 10 थे तो अब 2 बच गए। तो जब किसी चीज का कम रह गया तो ऑब्वियसली आपको लगेगा, यार इतने सारे पहले बॉन्ड थे, अचानक से खरीद लिए, तो मतलब कॉन्फिडेंस है अभी भी सरकार की बॉन्ड्स में, है ना। क्योंकि जब कोई भी चीज कम बच जाती है ना, कि एब्सेंस ग्रोज, एब्सेंस एक्चुअली मेक्स हार्ट ग्रो फॉन्डर, वही वाली चीज है यहाँ पे। फिर आपको लगेगा कि उसकी अहमियत बढ़ जाती है। यही हुआ, फिर फाइनली थोड़ा सा स्टेबलाइज तो हो गया, बट इतना भी नहीं। ओके, फाइनली हम देखें यहाँ क्या लिखता है, इंडिकेट्स अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने आपको बताया। अब देखिए, कुछ सफिशिएंट मेजर्स लेने पड़ेंगे इनको इस तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए। व्हाट आर द पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस ऑफ द क्राइसिस, वही जैसे मैंने आपको बताया
कि एट द मोमेंट इट लुक्स लाइकली दैट मिस ट्रस्ट कुड बी आउस्टेड फ्रॉम ऑफिस बिफोर द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन, जो 2025 में होने वाला है, उससे पहले ही इनकी सरकार जाने के आशंकाएं लगती है। व्हाट स्टेप्स शुड बी रिक्वायर्ड, अब क्या बेसिकली स्टेप्स लेने चाहिए इस क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए। देखिए अभी तो बेसिकली ट्रस्ट गवर्नमेंट ने दोबारा डिक्लेयर कर दिया कि नहीं नहीं हम इस तरह के चीज़ें नहीं होने देंगे, यूरो 45 बिलियन का वॉइड क्रिएट नहीं होने देंगे, टैक्स कट्स नहीं करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। टेम्परेरीली तो मार्केट थोड़ी शांत हो गई है इस तरह का, अगर हमें लेकिन अगर फर्दर इकोनॉमिक डैमेज को प्रिवेंट करना है तो हमें डीपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एकदम बेस लेवल पे मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस करने पड़ेंगे यूके को, ठीक है, जिससे एक इकोनॉमिक ग्रोथ और एक मैनेजेबल इन्फ्लेशन लेवल मेंटेन हो सके। ऑन वन हैंड द एग्जीक्यूटिव को क्या करना चाहिए, आप बेसिकली यहाँ पे लिखे मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम शूटिंग इटसेल्फ इन द फुट, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए आप प्लीज। जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो जो भी कर रहे हैं हैंडल करने के लिए इन्फ्लेशन को, अभी क्या कर रहा है बैंक ऑफ इंग्लैंड, हर बैंक बेसिकली, अब तो हमारे आरबीआई का भी यही स्टैंड हो गया है, वो रेपो रेट जैसे आरबीआई बढ़ा रहा है तो वहाँ के जो यूके की बैंक है वो भी अब बेसिकली वहाँ का इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही तो आप इन्फ्लेशन कब करोगे, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओगे, तो वही वो कर रहे हैं। तो अब बेसिकली सरकार को बीच में इंटरवेन नहीं करना चाहिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड जो कर रहा है उसे करने दीजिए, क्योंकि ये इन्फ्लेशन का रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Okay, an unfunded fiscal program with knock-on effects on the cost of borrowing. Okay, secondly क्या करना चाहिए basically on public expenditure, what might be required in the long term to develop the UK economy that can face the challenges of the 21st century is a more visionary पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। अब देखिए आपको भी अंडरटेक करना पड़ेगा एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को, जिसके लिए आपको रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू मत खत्म करिए आप अपना, आपका पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम इतना बड़ा होना चाहिए जिस तरह से यूरोपियन यूनियन अपना $1 ट्रिलियन क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम लेके आया या डिजिटाइजेशन स्कीम लेके आया, जो यूएस का एक्सपेंसिव क्लाइमेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है, इस लेवल का आप कैपिटल क्रिएट करिए अपने कंट्री में, आप एक्सपेंडिचर करिए लोगों की livelihoods को बचाने के लिए। all of that is required and all of that demands revenues, so you cannot actually cut on the tax. Okay. Alright, US not trying to enlist new countries to oil price cap। देखिए भारत का सबसे बड़ा क्या वो था, जब क्वेश्चन पूछा गया हरदीप सिंह पुरी से कि क्या आप इनका जो G7 का जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज हैं उनका जो प्राइस कैप प्लान है जो रशिया पे लगाने की सोच रहे हैं कि क्या आप उसको ज्वाइन करेंगे, तो हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा था देखिए क्या हम हैं G7 का पार्ट, नहीं है ना हम G7 का पार्ट, तो फिर हम क्यों उस प्राइस कैप को फॉलो करेंगे। हाउ स्मार्ट G7 कंट्रीज आर, उन्होंने कहा कि देखिए हम तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि कोई और कंट्री हमारी कोलिजन में ऐड हो इस प्राइस कैप को बेसिकली एक्नॉलेज करने के लिए या फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए। हमारी कोलिजन G7 कंट्री साथ में यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया, हम ही काफ़ी हैं, बस हम प्रेशर डालने के लिए काफ़ी हैं, आप कुछ मत करिए। लेकिन अब आप देखिए आई जस्ट टेल यू हाउ, इन्होंने बोला कि हम नहीं चाहते बाकी कंट्रीज भी साइन अप करें इस प्राइस कैप प्लान को। ओके पर कोलिजन ने का ये कहना है कि जो बल्क ऑफ शिपिंग इंश्योरेंस है, देखिए यूनाइटेड किंगडम जो है, क्या होता है जब आप ऑयल मंगवाते हैं किसी कंट्री से, फॉर एग्जांपल हमने रशिया से ऑयल मंगवाया तो वो शिप के थ्रू आएगा, अब शिप में जब ऑयल आ रहा है तो उसकी आप इंश्योरेंस तो लेंगे ही ना, तो यूके देती है, इस तरह की कंट्रीज देती हैं जो G7 का पार्ट है, तो आप इंश्योरेंस ही नहीं लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोली है कि जो फिर जितने भी बायर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया जो रशियन ऑयल के बायर्स हैं, तो फिर वो बेसिकली क्या करेंगे, आप हमसे ही तो लेंगे ना इंश्योरेंस या बाकी इस तरह की एसोसिएटेड फाइनेंशियल सर्विसेज, इस तरह की हमारी कंट्री से तो लेंगे, तो फिर आपको प्राइस कैप से कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। हाउ स्मार्ट। तो रशिया है सेड, अब रशिया ने आपको पता है क्या बोला हुआ है, अगर कोई भी कंट्री पार्टिसिपेट करेगी इस प्राइस कैप प्लान में तो हम उनको कभी भी तेल ही नहीं देंगे, कोई बात नहीं, कर लो आप पार्टिसिपेट। ओके ऑलराइट, सो बेसिकली इन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते कि कोई और इस प्राइस कैप कोलिशन में फॉर्मली पार्ट करे, पर हमारे पास ऑल्टरनेटिव भी हैं आपसे ये सारी चीज़ें कंप्लाई करवाने के लिए। अब देखिए इनका ये कहना है कि प्रोग्राम सक्सेसफुल हम कब मानेंगे हमारा प्राइस कैप का, जब क्या होगा कि अब ये चीज़ इस पर निर्धारित है ही नहीं कि कितनी कंट्रीज साइन अप करेगी प्राइस कैप प्लान को, वो तो अब इन्होंने बंद ही कर दी। इन्होंने कहा कि बल्कि हम सक्सेसफुल इस प्लान को तब मानेंगे जब जो रशियन ऑयल है, जो बेसिकली रशियन ऑयल बहुत सारी कंट्रीज को बेचा जाता है, तो क्या होगा जब देखिए प्राइस कैप प्लान है क्या है, पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया था, कई लोग समझते हैं कि
इतने टन ऑफ ऑयल ही अलाउ किया जाएगा, अमाउंट पे नहीं लग रहा प्राइस कैप। प्राइस कैप में प्राइस जुड़ा हुआ है, प्राइस इन द सेंस आप कितने भी टन ऑफ ऑयल मंगवा लीजिए, एक शिप पे इतने ही प्राइस का ऑयल, मतलब ₹2 का ही हम ऑयल आपसे खरीदेंगे, आप कितना भी ऑयल हमें भेजिए। तो ये है, प्राइस पे कैप लगाया जा रहा है, एक शिप पे सिर्फ इतने रुपए का ही हम ऑयल खरीदेंगे, आप उसमें 10 टन भेजें, 11 टन भेजें, तो फिर रशिया का रेवेन्यू कम हो जाएगा, प्राइस उनको उतना ही मिलेगा चाहे वो कितना भी बेच दे, इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज आएंगे ही नहीं। तो इनका ये चीज़ है, इनका बस ये है कि अब फाइनली आप ऑयल तो मंगवाएंगे ही ना, तो कितने भी लोग अब ऑयल वहां से मंगवाए एट लोअर प्राइसेस वो मंगवाएंगे, तो इससे क्या होगा, मॉस्को का जो मॉस्को को डिस्काउंटेड प्राइसेस पे देना पड़ेगा सबको, राइट, ऑटोमेटिकली। तो ये हमारी सक्सेस तब होगी जब बाकी सारी कंट्रीज क्या होंगी, रशिया से ज़्यादा तेल मंगवाए और उनका रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा कट हो और अपनी यूक्रेन वाली वॉर को वो ना फंड कर पाए। FM अर्जेस वर्ल्ड बैंक टू अवॉइड यूनिडायमेंशनल व्यू ऑफ सब्सिडीज। फाइनेंस मिनिस्टर का यही कहना है वर्ल्ड बैंक को, देखिए आप हमारी सब्सिडीज को एक नज़रिए से मत देखिए, आप सिर्फ ये देखते हैं कि एक कंट्री को, एक किसी भी कंट्री को टैक्स कट नहीं करना चाहिए या फिर एक्सपोर्ट्स बढ़ा देने चाहिए, सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए, अपना एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए, आप सिर्फ इतना सा देखते हैं। आपका एक क्लियर कट एक ये लाइन आप लिख देते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम को सारी कंट्रीज फॉलो करें, लेकिन आप देखिए तो कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, हर कंट्री अलग है। तो यही चीज़ इन्होंने कही, आप हमारी सब्सिडीज का यूनिडायमेंशनल व्यू मत लीजिए, क्योंकि एक होती है डिस्टॉर्टिव सब्सिडीज और एक होती है टारगेटेड सपोर्ट टू वल्नरेबल हाउस होल्ड्स, और हम टारगेटेड सपोर्ट देते हैं, ना कि हमारी सब्सिडीज इस तरह की होती हैं कि हमने किसी को सब्सिडी दी, फिर उससे हमारे एक्सपोर्ट्स बेनिफिट होने लग पड़े और फिर हम पूरे संसार की मार्केट में, एक्सपोर्ट मार्केट में हमें कोई डोमिनेंस मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि हमारी सब्सिडीज तो इस तरह की है जो SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। इन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि जब हम फ्री LPG कनेक्शन देते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, तो हमने देखा है कि इंडियन गवर्नमेंट के इस स्टेप की वजह से कितनी सारी विमेन की हेल्थ सुधरी है, क्योंकि कुकिंग मेथड में क्लीन कुकिंग फ्यूल्स मिले हैं। पहले वो लोग क्या वुड जलाया करते थे जिससे कार्बन एमिशंस होते थे और पूरा फ्यूल ही फ्यूल उसमें हो जाता था, जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो विमेन थी, वो कितनी बार लंग कैंसर से मर जाती थी। तो आप ये नहीं देख रहे कि हम उनकी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर रहे हैं, राइट। तो SDG फुलफिल हो रहा है, ये बात आपको पता चल गई। प्रमोटिंग बिहेवियर, अब एक और चीज़ इन्होंने बोला है कि वर्ल्ड बैंक को भी बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए, जैसे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे एक चीज़ लॉन्च की थी, आपको याद होगा, जो हमने अभी रिसेंटली भी डिस्कस किया, लाइफस्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट, लाइफ ही इसकी एक्रोनिम है, जिसमें क्या होगा, बिहेवियरल चेंज लाया जाएगा कि आप यूटिलाइजेशन, स्मार्ट यूटिलाइजेशन करें, डिसरप्टिव यूटिलाइजेशन नहीं, मतलब अपना थोड़ा सा चेंजेस लाएं बिहेवियर में कि ऐसी कुछ भी खरीदते रहना, वो चाहिए भी नहीं आपको, फिर उसको फेंक देना, यूज़ भी नहीं कर रहे आप, एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।